हाँ? ओ, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, पुणे का। चलो, सो हेलो, तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? देवी और सज्जन आ चुके हैं ऑनलाइन वाले। दानिश, याचना, आकांक्षा, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो शुरुआत करेंगे हम, बिना विलंब शुरुआत हो रही है। सो आ जाइए बाकी लोग भी फटाफट। किरण मोंगिया जी, नयन मोंगिया जी की बहन किरण मोंगिया, देवी जी आपका भी स्वागत है। राम राम बेटा। आयुष यादव, हेलो बेटा। चलो, सो ओके, शुरुआत करते हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। सो चल, हाँ, तो प्रीवियस लेक्चर में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, इस टॉपिक का डिस्कशन शुरू कर दिया गया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कल के डिस्कशन का पहले एक क्विक रिकैप हो जाए। ओके, सो सबसे पहले देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स में अपन ने क्या डिस्कस किया था? कोई भी कंपनी जब पब्लिक इशू के लिए जाती है तो पब्लिक इशू करने से पहले प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करना पड़ता है, और प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करने से पहले उनको अपॉइंट करना जरूरी है। जब तक वो नहीं है तब तक हम वो नहीं कर सकते। यानी जब तक अंडरराइटर्स नहीं है तब तक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। तो सबसे पहले अंडरराइटर को अपॉइंट कीजिए। अंडरराइटर को अपॉइंट करते वक्त अंडरराइटर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कीजिए। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग कहते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग में अंडरराइटर के साथ कई सारे चीजों के ऊपर यानी क्लॉजेस के ऊपर एग्रीमेंट किया जाता है। उसमें से दो क्लॉजेस के बारे में कल तक चर्चा हुई है, एक लाइबिलिटी क्लॉज और दूसरा कमीशन का क्लॉज, है ना। तो अंडरराइटर को अपॉइंट करते वक्त उनको बताया जाता है कि डियर अंडरराइटर, आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? अंडरराइटर की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बताइए? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, तो अजय पोद्दार जी कह रहे हैं प्रणाम गुरुजी, प्रणाम अजय जी। ठीक है, सो आप हम लोगों को बताएंगे, सभी लोग बताइएगा अंडरराइटर की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर? ऑप्शन 1 टू मेक गुड द शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल खरीदना। ऑप्शन 2 टू कैरी आउट कंप्लायंस रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर? ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। ऑप्शन सी बोथ प्राइमरी, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में से एक रखनी पड़ेगी आपको, तो उसमें से कौन सी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑप्शन ए टू मेक गुड द शॉर्टफॉल, ऑप्शन बी टू कैरी आउट द कंप्लायंस, ऑप्शन सी बोथ। ए, ओके, आयुष जी कह रहे ए ऑप्शन 1, स्नेहा जी सेकंड, बोथ। ओके मित्रों, याद रखना द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर इज टू कैरी आउट द कंप्लायंसेस, टू मेक गुड द शॉर्टफॉल इज हिज सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग पढ़ोगे सिक्योरिटीज में, it is mandatory for every company to appoint class 1 underwriters before issue. इशू से पहले क्लास 1 अंडरराइटर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी होता है, ताकि इशू से पहले जो जो कंप्लायंसेस होते हैं, कई सारे कंप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, सेबी के कंप्लायंसेस है, कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस है, स्टॉक एक्सचेंज को कुछ कुछ चीजें फाइल करनी पड़ती है अगर आपकी कंपनी शेयर्स का लिस्टिंग करवाने वाली है, तो ये सारे कंप्लायंसेस करने के लिए अंडरराइटर का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। तो ये उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक गुड द शॉर्टफॉल। चलो, अब ये सब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करने के बाद कंपनी वो कर देती है, क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक इशू। कंपनी गोज फॉर पब्लिक इशू। पब्लिक इशू होने के बाद
शेयर्स पब्लिक खरीद लेगी और बचे हुए शेयर जो है यानी जो शॉर्टफॉल है वो कौन खरीदेगा? अंडरराइटर। अगर कंप्लीट लाइबिलिटी वाला केस है तो अंडरराइटर कितना शॉर्टफॉल खरीदेगा? कंप्लीट लाइबिलिटी वाले केस में अंडरराइटर विल मेक गुड द एंटायर शॉर्टफॉल। पार्शियल लाइबिलिटी के केस में क्या अंडरराइटर सारे के सारे शेयर्स खरीदेगा या पार्ट ऑफ द शेयर्स खरीदेगा? अंडरराइटर विल परचेस ओनली पार्ट ऑफ द शेयर्स। ठीक है, चलो। सो कंप्लीट लाइबिलिटी क्या होती है और पार्शियल लाइबिलिटी क्या होती है ये हमने डिस्कस किया था। कंप्लीट लाइबिलिटी जहां पे अंडरराइटर 100% शेयर्स खरीदने का वादा करता है। पार्शियल लाइबिलिटी यानी अंडरराइटर सारे शेयर्स खरीदने का वादा करता है या ओनली पार्ट ऑफ द शॉर्टफॉल? पार्ट ऑफ द शॉर्ट। वेरी गुड। अब सबसे पहला क्लॉज जो था लाइबिलिटी क्लॉज, लेकिन लाइबिलिटी क्लॉज भी बताने से पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, है ना। तो अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग जो है इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? गारंटी वाला जहां पे अंडरराइटर इज ए श्योरिटी, या फिर इंडेमनिटी वाला जहां पे अंडरराइटर इज रेडी टू मेक गुड द लॉस? यस, वेरी गुड, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, ऑनलाइन वालों आपको भी ज्ञात होगा। ठीक है, उसके बाद हमने दो टाइप की लाइबिलिटी के बारे में चर्चा की थी। लाइबिलिटी में सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी और एक्चुअल लाइबिलिटी क्या होती है वो बताया था। जो लाइबिलिटी, ध्यान देके सुनिएगा सब लोग, ध्यान देके सुनिएगा और आंसर भी दीजिएगा। जो लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक इश्यू होने से पहले तय होती है, the liability of the underwriter which is decided prior to public issue is known as which liability? The liability which is decided prior to public issue is known as gross liability. जो लाइबिलिटी पब्लिक इश्यू होने से पहले तय होती है उसको ग्रॉस लाइबिलिटी कहते हैं। ग्रॉस लाइबिलिटी इज द लाइबिलिटी विच द अंडरराइटर हैज स्टेटेड दैट पब्लिक अगर एक भी शेयर नहीं खरीदता तो मैक्सिमम शेयर्स मैं कितना खरीदने वाला हूं। ठीक है, एक्चुअल लाइबिलिटी का मतलब क्या है? एक्चुअल लाइबिलिटी का मतलब यस, एक्चुअल लायबिलिटी यानी पब्लिक ने शेयर्स खरीदने के बाद कितने शेयर्स बचे हैं और उसमें से कितने शेयर अंडरराइटर खरीदने के लिए लायबल है, उसको हम एक्चुअल लायबिलिटी कहते हैं। सो इसके बारे में चर्चा हुई थी कल के सत्र में। ठीक है, ग्रॉस लायबिलिटी, एक्चुअल लायबिलिटी, इसका कैलकुलेशन भी हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सब लोग। ठीक है, कृपया ऑनलाइन वालों आप भी एक्टिव रहना। ऑनलाइन वालों अब नेक्स्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट क्लॉज अपन ने डिस्कस किया था कमीशन का। कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब, commission is the reward which the underwriter receives for the risk that he has taken. अंडरराइटर ने जो रिस्क ली है उस रिस्क के लिए उसको जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है दैट इज कमीशन। ओके, तो कल हमने ये डिस्कस किया था कमीशन का कैलकुलेशन जो है वो किस पे करना चाहिए, एक्चुअल लायबिलिटी पे या ग्रॉस लायबिलिटी पे? कमीशन का कैलकुलेशन किस पे होना चाहिए? कमीशन का कैलकुलेशन हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी पे करना चाहिए। ठीक है, सो कमीशन का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि जब भी कंपनी अंडरराइटर को शेयर्स देगी तो देते वक्त इशू प्राइस पे ही शेयर्स देगी। हाँ, पब्लिक को जिस प्राइस में कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, पब्लिक को जिस प्राइस में कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं उसी प्राइस पे कंपनी अंडरराइटर को भी शेयर्स इशू करती है। तो इसलिए जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं दिया कि अंडरराइटर का कमीशन नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, तब तक आप हमेशा याद रखोगे कमीशन का कैलकुलेशन केवल इशू प्राइस पे होगा। ठीक है, ओके, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है कुछ नए नए प्रमोटर्स का एक्सप्लॉयटेशन अंडरराइटर्स के द्वारा हो जाए, तो ऐसा ना हो इसलिए कंपनीज एक्ट ने रेट ऑफ कमीशन के ऊपर सीमा लगा के रखी है, मैक्सिमम लिमिट कैप लगा के रखा है। सो व्हाट इज द लिमिट फॉर द रेट ऑफ कमीशन इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स? इट इज यस, इश्यू ऑफ शेयर्स की केस में बताइए। ऑनलाइन वालों फटाफट आंसर दीजिएगा। याचना जी एक्टिव है, एकदम फटक से आंसर देती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं याचना जी जैसे बाकी लोग भी आंसर दें। ओके, सो हाँ, वेरी गुड, दानिश जी बिल्कुल सही जवाब, 5%। ईशान जी, स्नेहा जी गलती कर बैठे आप। स्नेहा जी आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, 5% इश्यू ऑफ शेयर्स पे और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे कितना है? 2.5%। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, सब लोगों ने सही जवाब दिया। इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स इट इज 5%। मोंगिया जी, संजय मोंगिया, यहाँ पे दो मोंगिया है, एक किरण मोंगिया भी है और संजय मोंगिया भी है। चलो फाइन, वेरी गुड। ढिंगरा जी बिल्कुल सही जवाब,
पोद्दार, त्रिवेदी, पोद्दार, अहमद, सब लोगों के जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स की केस में 5% है और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की केस में 2.5% है। ओके चलो, सो दिस इज द मैक्सिमम रेट। कंपनीज एक्ट में जो रेट ऑफ कमीशन दिया है वो मैक्सिमम रेट दिया है। इससे कम रेट से भी कमीशन दिया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा रेट से कमीशन देना अलाउड नहीं है। चलो, सो ये डिस्कस हुआ था, लेकिन क्या कल हमने कमीशन के कैलकुलेशन पे कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था? नहीं। तो आज हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फॉर्मेट जो अभी तक मैंने आपको दिया है जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो कुछ इस प्रकार से था। हम जब शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन की तो सीरियल नंबर 1 क्या होता है? ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज। सीरियल नंबर 2 ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स, उसमें से लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो आएगा एक्चुअल लायबिलिटी आएगा। और उसके बाद अब कमीशन का कैलकुलेशन भी सीख चुके हैं तो एट द एंड कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं। कमीशन के लिए ब्रैकेट में फार्मूला लिखा है, लेकिन वो फार्मूला हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो फार्मूला डिस्कस हो चुका है, कैलकुलेशन डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब और एक चीज, ये जो फॉर्मेट है ये आगे जाके थोड़ा बदलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एडजस्टमेंट अभी भी बाकी है। 1 बाय 1 जैसे एडजस्टमेंट हम बताते जाएंगे वैसे फॉर्मेट में बदलाव होते जाएगा। ओके, हाँ, तो सौम्य जी कह रहे हैं आओ और माओ में क्या ज्यादा रेट ऑफ कमीशन मेंशन किया जा सकता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कैन प्रिस्क्राइब हायर रेट्स ऑफ कमीशन एज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट। इज इट पॉसिबल? नो, आओ और माओ कम रेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ज्यादा रेट प्रिस्क्राइब करना अलाउड नहीं है। अब पहला सवाल आपके सामने उपस्थित किया जा रहा है। ठीक है, ये सवाल को आप करेंगे टैकल। ठीक है, चलो, हाँ सौम्या त्रिवेदी बिल्कुल सही जवाब बेटा। ओके चलो फाइन। हाँ, अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आप ही ने सॉल्व करना है, मैं आपकी इसके लिए मदद नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगा। ए लिमिटेड इशूज 20,000 शेयर्स। हाँ, अब और एक चीज है, देखो अभी लेक्चर के दौरान ही बता देते हैं। हाँ, चलो लेक्चर के दौरान ही बता देते हैं मित्रों। देखो एग्जामिनेशन में सुनिएगा, कोई भी पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की जल्दबाजी ना करें। ठीक है, एग्जामिनेशन में जैसे कि मैंने बताया 3 आवर्स में वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व 100 एमसीक्यूज। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, 3 घंटे में हम 3 घंटे यानी 180 मिनट में हमें 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए अपने पास 90 सेकंड्स होता है। कितने सेकंड्स होते हैं? 90 सेकंड्स अपने पास एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए होते हैं। ठीक है, सो ये 90 सेकंड्स में आंसर कैसे ढूंढना है? 90 सेकंड के अंदर आंसर ढूंढने की कला है, वो ऐसे ही नहीं आएगी आपको, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस किस किस चीज की करनी है? सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करते वक्त कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अपना मन इतना डेंजरस होता है ना, वो अपने को कभी कंसंट्रेट नहीं होने देता। यानी जैसे अभी अपन प्रॉब्लम, जैसे क्वेश्चन सामने आता है तो पहला क्या करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। लेकिन बच्चों का ना, अभी जैसे आगे सॉल्व करते रहेंगे, बच्चों का पहला हाथ नोटबुक पे जाता है, तुरंत नोटबुक सामने आ जाती है, पेन उठा लेते हैं और कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स ले लो, पहले आंसर देना अपने को। ये आपने आपके ब्रेन को पहले दिन से ही ट्रेन करके रखा है कि क्लास में मुझे सबसे पहले आंसर देना है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, मैं पहले नोटबुक को हाथ लगाऊंगा। और जैसे आपके ब्रेन को ये कमांड मिल गई तो आप क्लास भर जितने भी अपने दिन क्लास चलेगी तो हमेशा आप रोज के लेक्चर में ऐसे करते हो, पहले यू कैच योर नोटबुक, फर्स्ट यू जंप ऑन द सोल्यूशन। ठीक है, और एक बार आपके मन ने आपके ब्रेन को ट्रेन किया ना, तो आपका ब्रेन जो है ना आपके मन का गुलाम हो जाता है। तो इसलिए लर्न टू कंट्रोल योर माइंड, लर्न टू कंट्रोल योर ब्रेन। ठीक है, योर ब्रेन शैल कंट्रोल योर माइंड, नॉट योर माइंड कंट्रोलिंग द ब्रेन। ठीक है, चलो ये क्यों बता रहा हूं, रीजन क्या बताते हैं। एग्जामिनेशन में होता क्या है, ठीक है, एग्जामिनेशन में हम क्वेश्चन इस चक्कर में आधा अधूरा पढ़ते हैं, तो इसलिए और फटक से आंसर निकालते हैं। अब आंसर निकालने के बाद ऑप्शन के आंसर के साथ अपना मैच नहीं होता, तो फिर अपन समझते हैं यार मैंने कुछ तो गलत किया, और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी अपना 1 मिनट जा चुका है इस प्रोसेस में। तो 1 मिनट अगर आपने गवाया, समझ जाओ आपका एक क्वेश्चन का आपका समय गया। 1-1.5 मिनट गवाया आपने तो एक क्वेश्चन का समय आपका चला गया। तो एक क्वेश्चन सही सॉल्व करेंगे तो ठीक है, गलत सॉल्व करेंगे तो आपका न केवल वो क्वेश्चन के मार्क चले जाएंगे, लेकिन दूसरे किसी क्वेश्चन के मार्क भी वो गलत है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब इसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है।
ठीक है, पहले स्टार्टिंग इनिशियल लेक्चर्स में जो इंस्ट्रक्शन बताता हूं मैं वो फॉलो करना हमेशा क्लास के साथ ही। ठीक है, आप ऐसे समझो अभी आपको एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन आया तो व्हाट विल आई डू बिफोर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर एज इफ यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड दिस क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहली स्टेप में क्या करूंगा, पहली स्टेप तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद जो पेपर आपके सामने आता है तब तो आपको ये भी पता नहीं होता कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो आपने 8 10 15 20 टॉपिक पढ़ के एग्जामिनेशन में बैठते हो तो पहले क्वेश्चन रीड करते करते आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अभी तो आप अंडर राइटिंग पढ़ रहे हो, उसके लिए आप बता देंगे क्वेश्चन अंडर राइटिंग का है, सारी चीजें अंडर राइटिंग की आपके दिमाग में फटाफट सॉल्व कर दोगे, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो ये आइडेंटिफाई करना है, इसका मतलब क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ऑलवेज ट्रेन योर ब्रेन टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। सेकंड इंस्ट्रक्शन, reading shall be done in such a manner that you should be able to read and understand the question only in a single go. एक ही बार क्वेश्चन रीड करके समझने की कोशिश करो। अब ये आपको एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं आएगा, इसके लिए कई दिनों की प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद आपका ब्रेन ये चीज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन रीड करना है, बिल्कुल आंसर की ओर जंप नहीं करना है। दूसरी चीज, रीड एक ही बार करना है, आपके ब्रेन को ये बता दो कि आपको क्वेश्चन एक ही बार रीड करके पूरा समझना है। ठीक है, अब उसके लिए रीडिंग की टेक्निक होती है। जब भी क्वेश्चन रीड करते हो ना तो उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें आइडेंटिफाई करनी है। जैसे लाइबिलिटी या कमीशन कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लाइबिलिटी का परसेंटेज, कितने शेयर्स इशू किए, पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीद लिए, कमीशन का परसेंटेज कितना है, इशू प्राइस कितना है। तो जब भी क्वेश्चन रीड करोगे ना तो ये पॉइंट्स को मार्क कीजिए। ठीक है, जब वहां पे अंडरलाइन, एग्जामिनेशन सेंटर में अंडरलाइन करना अलाउड नहीं है क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन पेंसिल से हल्का सा अंडरलाइन लगा देने का, एग्जामिनर को पता नहीं चले इसलिए। अंडरलाइन के पीछे पर्पस क्या है ना, आपका ब्रेन उस चीज को फिट करता है दिमाग में, तो इसलिए अंडरलाइन करना होता है जब भी क्वेश्चन आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी चीजें हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे लोग तो इसको इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी जो पेपर में, यानी बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है वो बताते पेपर लिखने के बाद, सर मुझे सब कुछ आ रहा था लेकिन मेरे 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए। ठीक है, अगर थोड़ा और समय मिलता ना तो सर मैं बच्चे को 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आता। ठीक है, अब वो वहां पे बोल के फायदा नहीं है। ठीक है, उसके पहले अभी से ट्रेन करो। ये पहला क्वेश्चन था, इसके लिए उसके वक्त मैंने बता दिया। आई होप यू विल फॉलो द प्रैक्टिस। इसलिए जब भी देखो, अभी मुझे इतना आदत लग गया, इतने क्वेश्चन सॉल्व करते तो ऑटोमेटिकली ये चीजें हो जाती है। व्हेनेवर आई स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन, ऑटोमेटिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें ना ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो जाती है। ठीक है, सो ये मेरे ब्रेन को मैंने ट्रेन कर लिया। मैं चाहता हूं अगर आपसे हो सके तो आप भी आपके ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर दीजिए। तो ए लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, ए लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज। लेकिन हमारे लिए फेस वैल्यू रिलेवेंट है या इशू प्राइस रिलेवेंट है, दोनों चीजें, क्योंकि कमीशन कभी कभार बोलते हैं फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करो, तो तब फेस वैल्यू रिलेवेंट होगी। ठीक है, कभी कभार बोलते हैं कमीशन इशू, कुछ मेंशन नहीं किया तो किस पे कैलकुलेट करेंगे, इशू प्राइस। तो फेस वैल्यू तो मिल गई। एंड द शेयर्स वर इशूड एट पार, यानी इसका मतलब क्या है, जिस जो फेस वैल्यू है उसी प्राइस पे शेयर्स भी इशू है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ए इज अपॉइंटेड एज अंडरराइटर विथ कंप्लीट लाइबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय कंप्लीट लाइबिलिटी। ठीक है, कंप्लीट लाइबिलिटी ऑनलाइन वालों जवाब दो फटाफट, कंप्लीट लाइबिलिटी का मतलब क्या है। कंप्लीट लाइबिलिटी का मतलब क्या है ऑनलाइन वालों, कंप्लीट लाइबिलिटी का मतलब है 100% लाइबिलिटी। वेरी गुड, आयुष जी, पुनीत जी, सौम्या जी, सही जवाब दिया। ओके, एंड 4% कमीशन। अब भाई साहब का कमीशन भी 4%। अब देखो ये क्वेश्चन रीड करते करते हमें समझ में आ गया, कमीशन का कैलकुलेशन किस पे करना है, फेस वैल्यू या इशू प्राइस। यस, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, if nothing is mentioned, commission is always calculated as a percentage of issue price. ठीक है, सो कमीशन इशू प्राइस पे कैलकुलेट होगा। वेरी गुड, ठीक है, सब लोगों ने एकदम सही जवाब दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड, आयुष जी, पुनीत जी, सौम्या, आकांक्षा, हर्षित, गोकर्णी, याचना, दानेश, अजय, राजश्री, ईशान, पुनित, वेरी गुड बच्चों। चलो, अब पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर 12,000 शेयर्स, कैलकुलेट लाइबिलिटी एंड कमीशन। चलो अब ये कैलकुलेट कर दो, आप लाइबिलिटी तक आप पहुंच जाओ, उसके बाद हम आएंगे। हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये क्वेश्चन का,
आपके स्क्रीन के सामने। वैसे मैं रुक जाता हूं कुछ समय के लिए, पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ आ जाता हूं। आपको क्वेश्चन सॉल्व फॉर्मेट बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? कोई जल्दबाजी मत करो, मैं आपको समय दूंगा। कोई भी पहले आंसर मत देना, आराम से आंसर दीजिए। लायबिलिटी और कमीशन, मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मेट बना के सॉल्व करें। बच्चों यहाँ पे पहले आंसर देने वालों को कोई भी किसी भी प्रकार का पुरस्कार नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट जो पहले आंसर देगा उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कुरियर से मुझे कैडबरी भेज दें। ठीक है, चलो कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, बाकी लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लायबिलिटी और कमीशन का कैलकुलेशन करना है, दोनों चीजों का कैलकुलेशन करेंगे हम। क्वेश्चन सभी लोगों ने रीड कर दिया है, दिमाग के अंदर फिट भी कर दिया। सीरियल नंबर पर्टिकुलर मिस्टर ए। चलो, सो कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी फॉर्मेट हमारे सामने है। आंसर्स आने लगे हैं सब लोगों के। चलो, ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में कितनी है? 100% है। ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में 100% है। ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए थे, 20,000 शेयर्स, तो 20,000 शेयर्स के 100%। ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में 20,000 शेयर्स का लायबिलिटी है। क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक ने 12,000 शेयर्स खरीदे हैं। 12,000 शेयर्स खरीदे तो कितने शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा? ये कंप्लीट अंडर राइटिंग वाला केस है, तो पूरा क्रेडिट मिलेगा। पब्लिक सब्सक्रिप्शन का पूरा क्रेडिट 12,000 मिल गया, तो एक्चुअल लायबिलिटी जो शेयर्स में आ रही है वो 8,000 आ रही है। एक्चुअल लायबिलिटी का मतलब क्या है? इतने शेयर्स अंडर राइटर इज लायबल टू परचेज। अंडर राइटर को 8,000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ओके, चलो अब कमीशन का कैलकुलेशन करना है। कमीशन के लिए फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस लायबिलिटी इन शेयर्स, तो यहां पे ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में कितनी है? 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स सीरियल नंबर 2 में है, इसलिए मैंने यहां पे सीरियल नंबर 2 लिखा। इनटू इश्यू प्राइस, इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो सीरियल नंबर 2 में ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स 20,000 है, इनटू शेयर की इश्यू प्राइस 10 रुपया है, इनटू रेट ऑफ कमीशन 4% है। तो कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करोगे बताता हूं, ठीक है? बहुत बच्चों को कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता है, तो उनके लिए बता दे। कैलकुलेटर पे 20,000 टाइप कीजिए, इनटू 100 कीजिए। इज इक्वल टू का बटन दबाने की जरूरत नहीं है, देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, आपकी स्टेप्स बचाऊंगा। 20,000 इंटू 10 इंटू 4 और बाद में परसेंट का बटन दबाना, इंटू 4 और डायरेक्टली परसेंट का बटन दबाना। दिस इज हाउ यू नीड टू मेक द कैलकुलेशन, ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 20,000 इंटू 10 करके इज इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? ऐसा ना करे, आपका समय ज्यादा जाएगा। तो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूं। पहले 20,000 टाइप कीजिए, इनटू का बटन दबाइए, 10 टाइप कीजिए, इनटू 4 और परसेंटेज का बटन है आपके कैलकुलेटर पे, इसका इस्तेमाल कीजिए। तो कहीं पे भी बीच में इज इक्वल टू का बटन दबाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली परसेंटेज दबाने के बाद आपके कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 8,000 रुपया। तो कमीशन आ रही है 8,000 रुपया। क्या ये सही है? सबका आंसर सही है? ओके, चलो मुझे बताइए कमीशन जो पहले तो एक्चुअल लायबिलिटी जो आई 8,000 की, वो अमाउंट में है या शेयर्स में है?
एक्चुअल लायबिलिटी जो 8000 आई है वो किस में है? शेयर्स में। वेरी गुड। और कमीशन जो आई है, कमीशन की जो अमाउंट है दैट इज इन रुपीज। 8000 रुपए का कमीशन, क्योंकि यहाँ पे रुपीज से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो कमीशन इज इन रुपीज एंड एक्चुअल लायबिलिटी इज इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। यानी अंडरराइटर को 8000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और उसको कमीशन 8000 रुपए का मिलने वाला है। चलो वेरी गुड। सो यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा? क्लियर हुआ है तो मित्रों और एक चीज, मैं अगर आपसे पूछूं कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे, बताइए कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे, बताइए कितने शेयर्स इशू किए थे? 20,000। ओके, कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए थे। यहां तक सबका हो गया है? सबको समझ में आ गया क्या? पहले ये बताइए, समझ में आ गया होगा तो यस 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 लिखिए। अगर सब कुछ समझा होगा तो, अभी तक का डिस्कशन समझा होगा तो कृपया यस 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 टाइप कीजिए। चलो, आकांक्षा जी, अजय जी, दानिश जी, सौम्या, हर्षित, आयुष, ईशान, रश्मि, सबको समझ में आ गया। बहुत अच्छा लगता है जब आप यस लिखते हो। ओके, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फिर कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो और एडिशनल चीजें बता देते हैं। चलो अब वही बता रहे हैं आगे, ध्यान देके सुनिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया, सॉल्व कैसे करना है ये भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को अलग अलग पहलू से, ठीक है, उसको समझना भी जरूरी होता है। सिर्फ सॉल्व करके आंसर आना जरूरी नहीं है, बल्कि ठीक है उसको समझना भी जरूरी है। अब जैसे कि इसको समझा कैसे जाता है, ध्यान देके सुनिएगा। कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए। कितने शेयर्स इशू किए? तो आप खुद से सवाल पूछिए कि ये जो शेयर्स इशू किए हैं, जितने शेयर्स इशू किए, क्या कंपनी ने सारे के सारे शेयर्स अलॉट भी कर दिए? ठीक है, अगर ये 20,000 शेयर्स इशू किए, क्योंकि जितने कंपनी शेयर्स खरीद इशू करती है, जितने शेयर्स इशू करती है, नॉट नेसेसरली कि सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाए। इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फर्क होता है। इशूड कैपिटल और, यानी कंपनी जितने शेयर्स इशू करेगी, अगर सब लोगों ने सारे शेयर्स खरीद लिए तो 100% सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसमें से सारे शेयर्स सब्सक्राइब ना हो, सारे शेयर्स अलॉट ना हो, तो यह भी जानना जरूरी है कि इशूड कितने हैं और सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड कितने हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देके सुनना, ध्यान देके सुनना। अब कंपनी ने जो 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, उसमें से कुछ शेयर पब्लिक ने खरीदे और कुछ शेयर अंडरराइटर ने खरीदे। तो मेरा आपसे सीधा सवाल है, पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे? पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे? बताओ ना, बताओ ना, बताओ। ओके, सब लोग बताएंगे, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे। पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे? कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए थे, उसमें से पब्लिक ने, ओके वेरी गुड, पब्लिक ने, सब लोग आंसर सही दे रहे हैं, पब्लिक ने 12,000 शेयर्स। सौम्या जी आपसे 10 कम टाइप हुआ है, सौम्या जी ने 1200 टाइप किया है, वो 12,000 होना चाहिए। देव जी कोई बात नहीं, हम आपका दिल की भावनाओं को समझ सकते हैं। ओके, अब बताइए मुझे, अंडरराइटर ने कितने शेयर्स खरीद लिए? अंडरराइटर ने कितने शेयर्स खरीद लिए? पब्लिक ने 12,000 खरीदे हैं, अंडरराइटर ने कितने शेयर्स खरीद लिए? अंडरराइटर को हमने 8,000 शेयर्स, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग सही जवाब दे रहे हो। अंडरराइटर ने 8,000 शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, अंडरराइटर ने 8,000 शेयर, पब्लिक ने 12,000 खरीदे हैं, और अंडरराइटर ने कितने खरीदे वो कहां से पता चलेगा? देखो यहां से उसकी एक्चुअल लायबिलिटी, यानी इतने शेयर्स अंडरराइटर खरीदने के लिए लायबल हैं, तो इसका मतलब अंडरराइटर ने 8,000 शेयर खरीदे। तो पब्लिक के 12,000, अंडरराइटर के 8,000, ऐसे कुल मिला के कितने शेयर्स सब्सक्राइब हुए? तो कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए थे, तो सब्सक्राइब भी कितने हुए? 20,000। तो इसको हम क्या कहते हैं? जितने इशूड शेयर्स हैं उतने पूरे के पूरे अगर सब्सक्राइब होते हैं, तो इसको अकाउंट्स की भाषा में क्या कहा जाता है? अंडर सब्सक्रिप्शन या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, या फिर और कोई शब्द है इसके लिए जो आपने बचपन में पढ़ा होगा? ऐसे टाइप के सब्सक्रिप्शन को क्या कहा जाता है, जहां पे जितने इशू किए उतने ही सब्सक्राइब हुए हैं? ऐसे टाइप के सब्सक्रिप्शन को बताओ, बताओ। ऐसे टाइप के सब्सक्रिप्शन को फुल सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है,
सो इसको फुल सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। फुल्ली सब्सक्राइब ये शब्द आपने सुना होगा। हाँ, द शेयर्स आर फुल्ली ठीक है। सो अगर जितने शेयर्स इशू किए हैं उससे कम शेयर्स सब्सक्राइब हुए तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जितने इशू किए उससे ज्यादा अगर सब्सक्राइब हुए तो ओवर सब्सक्रिप्शन, और जितने इशू किए उतने ही सब्सक्राइब हुए तो उसको कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन या कंप्लीट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलो सर, लेकिन ये सब बता क्यों रहे हैं? बता क्यों रहा है? क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूट बहुत शानी है। आपकी इंस्टीट्यूट पूरा प्रॉब्लम देगी और पूरा प्रॉब्लम देने के बाद इंस्टीट्यूट आपसे सवाल पूछेगी। हाँ, इंस्टीट्यूट आपसे सवाल पूछेगी कि कंपनी के बैलेंस शीट में इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में कितना शेयर कैपिटल आएगा। आपको क्या सवाल पूछेगी? कंपनी के बैलेंस शीट में इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कितना कैपिटल आएगा। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में कितना कैपिटल आएगा बताइएगा। कंपनी की बैलेंस शीट में इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब कितना है? तो देखो, हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं तो कंपनी, तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, क्या जानना जरूरी है? पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे? 100। तो पहले आपको अंडर की लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अंडर ने कितने शेयर्स खरीदे वो कैलकुलेट करो, पब्लिक ने कितने खरीदे वो कैलकुलेट करो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए वो कैलकुलेट करो, इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस और इनटू इशू प्राइस या फेस वैल्यू। ठीक है, सो 20,000 शेयर्स इनटू 10 रुपया। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे 2 लाख रुपए का कैपिटल आएगा। कंपनी की बैलेंस शीट में कितने का कैपिटल आएगा? 2 लाख रुपए का कैपिटल। ठीक है, ऐसा सवाल आपसे पूछता है तो इसको कहते हैं क्वेश्चन को पूरा समझना। पूरा समझ में आ गया? और भी इसमें कुछ चीजें बतानी बाकी है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे एक एक राज खोलते जाएंगे। ठीक है, अगर ये समझा होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अरे उड़ी बाबा, कोई तो बोल रहा है 20 लाख रुपया। तान्या श्रीवास्तव, देवी जी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए। 20,000 शेयर इंटू 10 रुपया, 20 लाख कैसे हो सकता है? ठीक है, तो देवी जी एक काम करते हैं अपन, मैं आपको 10 रुपए के 20,000 नोट दे देता हूं। ठीक है, आप मुझे 20 लाख रुपया दे दीजिए देवी जी। अब चाहे तो मैं तुरंत स्क्रीन से निकल के आपके यहां पहुंच जाता हूं। ओके, सो तान्या जी कह रहे हैं रॉन्ग टाइप किया बेटा, कोई बात नहीं, हम इससे हमें मौका मिल जाता है थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए, तो टाइप करते रहिए ऐसे, कुछ ना कुछ जरूरी है। आगे बढ़ते हैं देवी और सज्जनों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और अभी ये क्वेश्चन आपको तुरंत सॉल्व करना है, तुरंत प्रभाव से। अब ये क्वेश्चन रीड कैसे करना है ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा, आप खुद रीड कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। आपका समय शुरू होता है। आपका समय शुरू हो रहा है, रीड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। मैंने आपको पूरी तकनीक बता दी, क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, उसमें किन चीजों के ऊपर अपने फोकस करना चाहिए। स्क्रीन को बड़ा कर दें? कर दिए। चलो, अब फुल स्क्रीन कर दिए, जहां पे हम गायब हो गए आपको केवल क्वेश्चन ही दिखाई देगा ताकि आप अच्छे से देख सकें। आंसर होने के बाद बता दीजिएगा। सब लोग फॉर्मेट बना रहे हो ना? पेन पेंसिल स्केल लेके लाइन मार के अच्छे से फॉर्मेट बनाइएगा, कैसे भी मत लिखिएगा, भगवान माफ नहीं करेगा। शिवी शुक्ला देवी का आंसर 12,000 बोथ। ओके,
स्नेहा कुमारी कह रही है 5000 लाइबिलिटी है, कमीशन 12000 है। गोकर्णी 12000, शिवी शुक्ला दोनों भी 12,000। हर्षाली मौर्य, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में कोइंसिडेंस हुआ था कि एक्चुअल लाइबिलिटी और कमीशन दोनों सेम आया था। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन में लाइबिलिटी और कमीशन सेम आता है, ऐसे नहीं है। ठीक है, दोनों की अमाउंट अलग अलग हो सकती है। तानिया जी कह रही है लाइबिलिटी 5000 है, दानिश जी कह रहे हैं 12000 दोनों है। राजश्री टंगसाले जी 12000 बोथ, वेरी गुड। एक्चुअल लाइबिलिटी शेयर्स में 8000, ओके। कमीशन 12000, ओके। ये भी आंसर हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आंसर्स दिए हैं। अब चेक करेंगे हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे को 100% समझ में और सबके आंसर्स करेक्ट आए। तो सॉल्व करने आपको पहले अपॉर्चुनिटी क्यों देते हैं सॉल्व करने की, ताकि आपको, अगर मैं तो सॉल्व कर दूंगा लेकिन फिर आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं आपको कब पता चलेगा, है ना। क्लास में ही तो पता चलना चाहिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, इसलिए मैं आपको पहले लिखने की अपॉर्चुनिटी देता हूँ, सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी देता हूँ। चलो अब हम सॉल्व करेंगे और आप आपके आंसर्स चेक करेंगे। सभी लोगों ने आंसर्स कंप्लीट कर दिए होंगे, ऐसी आशा करते हैं। खुल जा सिम सिम खुल रही है। हमारी सिम पे बहुत ज्यादा लोड है, खुलने के लिए थोड़ी टाइम लेती है। चलो सिम खुल गई है, अब हम शुरुआत कर सकते हैं। उड़ जा काले कावा तू, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, ये भी उड़ गया, सब कुछ उड़ा दिया। अब देखते हैं, हाँ अब देखते हैं देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, क्या आपका जवाब सही है या नहीं। पहले तो ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में, ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में कंप्लीट लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन था या पार्शियल लाइबिलिटी वाला। पार्शियल लाइबिलिटी क्वेश्चन आप सभी ने रीड किया है, आपके लिए मैंने दोबारा रीड करना है या नहीं करना है। नहीं किया तो भी चलेगा, तो भी एक बार क्विकली कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड इश्यूज 50,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 एट पार, ओके। तो फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस इज वन एंड द सेम। Mr. A is appointed as underwriter with 80% liability, 3% commission. Public subscription is for 35,000 shares. Calculate liability and commission. Read कर दिया अभी। अब इस समय ये प्रतीत हो गया कि जो लाइबिलिटी है वो 80% है। 80% का मतलब पार्शियल लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन है। पार्शियल लाइबिलिटी वाली क्वेश्चन में जहां पे लाइबिलिटी आपकी 80% दी गई है, टक 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 80% से, ठीक है, 50,000 शेयर्स आपने इशू किए थे। वही कहाँ हुआ, ये तो उड़ गए थे, वापिस आ गए। कैसे लोग उड़ने के बाद वापिस आता है। चलो चलो सो कंपनी हैज इशूड, देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, 80,000 शेयर्स। ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में जो है, सॉरी परसेंटेज में अगर ग्रॉस लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो 80% है। एंड कंपनी हैज इशूड 50,000 शेयर्स, 50,000 इंटू 80%, तो लाइबिलिटी परसेंटेज में 80% होने की वजह से शेयर्स में कितनी आएगी, 40,000 शेयर्स की लाइबिलिटी आएगी, 40,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे हैं, 35,000। पूरा क्रेडिट मिलेगा या 80% क्रेडिट मिलेगा, 80%, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट अंडरराइटिंग का है या पार्शियल अंडरराइटिंग, पार्शियल। तो कितना क्रेडिट मिलेगा, 35,000 इंटू 80%, दैट कम्स टू 28,000 शेयर्स का। बहुत सारे लोगों ने क्या किया ना, पूरे 35,000 शेयर्स का क्रेडिट दे दिया। मैं जानबूझ के ऐसे करता हूं, इसके लिए मैंने पहला क्वेश्चन आज शुरू करते हुए कंप्लीट अंडरराइटिंग का किया और दूसरा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पार्शियल अंडरराइटिंग का लिया। यानी जैसे इंस्टीट्यूट आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली है ना, वही खेल हम भी कर रहे हैं। ठीक है, सो थोड़ा थोड़ा खेला कर लेते हैं हम। सो जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स में से 35,000 शेयर्स उड़ा दिए हैं, वो भी उसी के साथ उड़ गए हैं। सो ये गलती ना करे, ठीक है। सो पार्शियल अंडरराइटिंग की केस में
50,000 के 80%, 40,000 शेयर्स की लाइबिलिटी है, ग्रॉस लाइबिलिटी। क्रेडिट देते वक्त प्रोपोर्शनेट क्रेडिट दिया जाता है, तो 35,000 शेयर्स के 80% यानी 28,000 शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा। तो अब मित्रों एक्चुअल लाइबिलिटी जो शेयर्स में आएगी वो कितनी शेयर्स की आएगी? 12,000 शेयर्स। ठीक है, सो एक्चुअल लाइबिलिटी 12,000 शेयर्स की आ गई है। अब कमीशन का कैलकुलेशन करो। कमीशन इज ग्रॉस लाइबिलिटी विच इज 40,000 शेयर्स इनटू इश्यू प्राइस विच इज 10 इनटू रेट ऑफ कमीशन विच इज ऑल्सो कितना परसेंट? 3%। तो कमीशन ऑल्सो कम्स टू रुपीज 12,000। तो 12,000 बोथ वाले बिल्कुल सही है। ओके, सो कुछ कुछ लोगों ने थोड़ा मिस्टेक किया है, वो देख लीजिएगा। अब कुछ लोगों का कमीशन 15,000 आया है, उन्होंने क्या गलती किया? कमीशन किस पे कैलकुलेट किया? ग्रॉस लायबिलिटी कितना है? 40,000 शेयर है, तो कमीशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन 40,000। कुछ लोगों ने कमीशन 50,000 शेयर्स पे निकाला है। ये गलती क्यों कर रहे हो? अंडरराइटर ने क्या 50,000 शेयर्स खरीदने का वादा दिया था क्या? कितने का वादा किया था? 40,000। तो निभाएंगे भी 40,000 शेयर्स का वादा, तो कमीशन भी 40,000 शेयर्स पे कैलकुलेट करोगे, है ना? सौम्या जी कमीशन के लिए वापस बता रहे हैं, कमीशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 मींस ग्रॉस लायबिलिटी इन शेयर्स, जितना लायबिलिटी अंडरराइटर ने खरीदने का वादा किया है, इनटू इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स। इश्यू प्राइस इज ₹10। ये क्वेश्चन में फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस इज वन एंड द सेम इनटू रेट ऑफ कमीशन। ये फॉर्मूला यूज करना है। सौम्या जी डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, याचना जी कह रही है सर समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। अब नीचे का एक स्टेटमेंट, कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे 50,000। देखो नीचे वाला जो स्टेटमेंट बना रहा हूं, ये क्वेश्चन में ओके सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके, आयुष जी कह रहे हैं सर पार्शियल लायबिलिटी में क्रेडिट का कॉन्सेप्ट प्लीज सर एक बार समझा दीजिए। प्लीज बोलने की जरूरत नहीं बेटा, ये हमारा फर्ज है, हम बिल्कुल समझा देंगे। देखो जब पार्शियल लायबिलिटी का केस होता है तो जितने शेयर्स पब्लिक ने खरीदे हैं उसका पूरा क्रेडिट नहीं मिलता, बल्कि इनटू जितना भी लायबिलिटी का परसेंटेज है उतना ही क्रेडिट मिलता है। ठीक है, सो आपने अगर वादा किया था मैं 80% शेयर्स खरीदने वाला हूं शॉर्टफॉल के, तो आपको क्रेडिट मिलते वक्त भी 80% का ही क्रेडिट मिलता है। ठीक है, तो जैसे हम ग्रॉस लायबिलिटी को परसेंटेज लायबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही पब्लिक सब्सक्रिप्शन को भी परसेंटेज लायबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। इतना सिंपल चीज याद रखना है आपको। ऊपर जितने परसेंट से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी उतने ही परसेंट से मल्टीप्लाई करें, ताकि ऑटोमेटिकली जो आपको ये लायबिलिटी मिलेगी वो 80% लायबिलिटी मिलेगी। कल मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे ऐसे कैलकुलेट करने के बदले ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए। कंपनी ने 50,000 शेयर्स, वैभव मालवीय जी ध्यान देकर सुनिएगा, ठीक है, आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 50,000। ठीक है, अब उसमें से पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीद लिए? 35,000 ना, 35। तो अब कितने शेयर्स का शॉर्टफॉल है? शॉर्टफॉल कितने शेयर्स का है? शॉर्टफॉल है 15,000 शेयर्स। ठीक है, 15,000 शेयर्स का शॉर्टफॉल है, तो इतने शेयर्स किसी ने भी खरीदे नहीं। तो अंडरराइटर ने वादा किया था कि मैं शेयर्स खरीदूंगा, लेकिन पार्शियल लायबिलिटी के केस में वो क्या सारे के सारे शेयर्स खरीदने का वादा करता है क्या? नहीं, वो क्या बोलता है जितना भी शॉर्टफॉल आएगा उसके, अभी ये एग्जांपल में कितने परसेंट शेयर्स खरीदने का वादा किया था? 80% है, तो जितना भी शॉर्टफॉल आएगा उसके 80% शेयर्स मैं खरीद लूंगा। तो शॉर्टफॉल 15,000 शेयर्स का है, तो 15,000 के 80% निकालो, 12,000 शेयर्स आता है, उतने ही अंडरराइटर की लायबिलिटी आएगी। ठीक है, सो ऐसे करो, एक तो ऐसे करो, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसमें से जितना पब्लिक ने खरीदा माइनस करके जो आएगा वो शॉर्टफॉल आएगा, शॉर्टफॉल इनटू उसका लायबिलिटी। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, सारे कैलकुलेशन करते हो 80% से मल्टीप्लाई करो। सारे कैलकुलेशन करते हो कितने से मल्टीप्लाई करो, ताकि आपको ऑटोमेटिकली जो लायबिलिटी मिले वो 80% मिले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर्स इशू किया था 50,000, लेकिन लेते वक्त 50,000 की 80% लो। 50,000 की 80% कितना आएगा? 40,000। उसके बाद पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे थे? 35,000। लेते वक्त 35,000 की 80% करके लेना। 35,000 की 80% आएगा 28,000। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा वो 80% ऑफ शॉर्टफॉल आएगा।
विच इज 12,000 शेयर्स। ये कल के लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जिन लोगों ने कल का लेक्चर ठीक से नहीं देखा है वो कल का लेक्चर दोबारा एक बार देख लीजिए, ठीक है। सो इसके लिए लेक्चर स्किप नहीं करना है, लेक्चर का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। जो लोग लेक्चर का बीच बीच का पार्ट स्किप करते हैं ना उनको हमेशा समस्या आएगी, ठीक है। सो हमारा लेक्चर ऐसा है जो बिल्कुल इंटरलिंक्ड चलता है, कृपया कोई भी पार्ट मिस ना करें, ठीक है। ओके चलो, सो बेटा इसके लिए 80% हुआ है अजय जी, ठीक है। अजय जी हमने जब लाइबिलिटी ली थी, ग्रॉस लाइबिलिटी लेते वक्त पूरी नहीं ली, 80% ली। तो यहाँ पे 80% लिया, इसलिए यहाँ पे भी 80% लेना है, ठीक है। ऊपर आपने ग्रॉस लाइबिलिटी 80% ही कंसिडर की, तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन भी 80% ही कंसिडर करोगे। चलो, मुझे पता है 99% बच्चों का सही आया, बस 1% बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान यहाँ वहां भटक जाता है, इसलिए 1% स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। 99% स्टूडेंट्स का आंसर सही आता है, ठीक है। जिनका मन भटकता है उनकी अशांत आत्माएं हैं, आपको आपकी आत्मा की शांति करनी पड़ेगी, और आत्मा की शांति करने के लिए आपको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक जालिम उपाय है, ठीक है। आत्मा की शांति महज 150 रुपीज में होती है, ठीक है। मैं आप लोगों को आत्मा की शांति करवा के दूंगा महज 150 रुपए में। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है साइड की दुकान में जाएंगे, आप एक एनवलप खरीदेंगे, एनवलप मिलता है 2 रुपए का ही एनवलप मिलता है, वो 2 रुपए का एनवलप खरीदो, ठीक है। उसके बाद और एक दुकान होती है साइड में, उसमें जाने का, वहां पे डेयरी मिल्क सिल्क मिलती है, वो सिल्क लेने का, ठीक है। एनवलप में डालने से पहले आईकन एकेडमी का एड्रेस लिखने का, और उसके ऊपर विथ लव टू सोपांसर ऐसा लिखने का, अंदर सील डालने का, सिल्क के साथ आइकन एकेडमी के एड्रेस पे वो सिल्क भेज देने का। जिस वक्त मैं ये सिल्क खाऊंगा उसी दिन आपके आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, और आपके सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही आएंगे, ठीक है। एक बार ट्राई तो करके देखिएगा। बहुत सारे पंडितों को अपने आत्मा शांति के लिए 10-10, 20-20 हजार दिए होंगे, मैंने तो 150 रुपए की तरकीब आपको बताई है, ठीक है। अगर समझ में आई होगी तो आगे बढ़ते हैं। काजू कतली भी चलेगा, काजू कतली या फिर अभी नहीं सो देखो, अब यहाँ पे तो जो लाइव वाले उन्होंने तुरंत काजू कतली का इंतजाम भी कर दिया है, थैंक यू बेटा। चलो, सो अब हाँ ओके ओके, सो देवी और सज्जनों आगे का डिस्कशन बताना बाकी है। सर एड्रेस बता दो बेटा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके चलो, सो इशू कितने शेयर्स किए थे कंपनी ने, कितने शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने, कितने शेयर्स इशू किए थे 50,000 शेयर्स। उसमें से अलॉटमेंट कितने शेयर्स का हुआ है, अलॉटमेंट पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे हैं, पब्लिक ने, ध्यान देके देखना है और बताना भी है। एड्रेस बाद में बताऊंगा, ठीक है, कैडबरी बाद में भेज देना, पहले जवाब दे दीजिएगा। पब्लिक ने 50,000 शेयर्स खरीदे, ओ माय गॉड, पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे, yes very good, public has subscribed for 35,000 shares, public has subscribed for 35,000 shares, very good, ठीक है। पब्लिक ने 35,000 शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। अब जो लोग 28,000 जवाब दे रहे हो, 28,000 का हमने क्रेडिट दिया है, पब्लिक ने 28,000 शेयर्स नहीं खरीदे, वो तो क्वेश्चन में देखो, आप पढ़ो, पब्लिक हैज सब्सक्राइब फॉर 35,000 शेयर्स, उन 35 में से हमने क्रेडिट 28,000 शेयर्स का दिया था, तो मैंने क्रेडिट नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है कि पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे थे, तो सही जवाब है पब्लिक ने 35,000 शेयर्स खरीदे थे, ठीक है। उसके बाद अंडर राइटर ने कितने शेयर्स खरीदे, अंडर राइटर्स ने, अंडर राइटर की लाइबिलिटी कितनी है, यस 12,000 शेयर्स। मित्रों देखो, पब्लिक ने 35,000 शेयर्स खरीदे हैं, अंडर राइटर ने 12,000 शेयर्स खरीदे हैं, तो कुल मिला के कितने शेयर्स खरीदे गए हैं, कुल मिला के 47,000 शेयर्स खरीदे गए, 47,000 शेयर्स खरीदे गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, 47,000 शेयर्स, इसका मतलब जितने शेयर्स इशू किए थे क्या सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, नहीं, यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, फुल सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन, यस यहां पे ओवर, फुल या अंडर, यहां पे अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ठीक है। कौन सा सब्सक्रिप्शन हुआ है, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन चलता है, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो हो गया ना, 50,000 शेयर्स के 90% शेयर्स पब्लिक ने खरीदने जरूरी थे, तो 50,000 के 90% कितना आता है 45,000, उससे ज्यादा ही शेयर्स खरीदे गए, क्या टेंशन है, ठीक है।
तो ऐसे केस में बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर्स दिखेंगे या 47,000 शेयर्स दिखेंगे? अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल में, तो याद रखना 47,000 शेयर्स खरीद दिखेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट अंडरराइटिंग का क्वेश्चन एंड पार्शियल अंडरराइटिंग का क्वेश्चन। कंप्लीट अंडरराइटिंग की क्वेश्चन में जितने शेयर्स इशू हुए हैं पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो जाता है। पार्शियल अंडरराइटिंग की केस में जितने शेयर्स इशू हुए हैं सारे के सारे सब शेयर से सब्सक्राइब होते नहीं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। आप ये छाप सकते हैं, नीचे का चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे तुरंत प्रस्तुत होगा। किसी को क्वेरी है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अगला सवाल प्रस्तुत करने से पहले क्वेरी है तो पूछ लीजिए। इशूड और सब्सक्राइब शेयर्स का ब्रेकअप लिख दिया है सब लोगों ने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सौम्या जी, याचना जी, हर्षिल, तानिया, पुनीत, आकांक्षा जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने प्रस्तुत किया जाए। अगला सवाल ये रहा, कहां गया, ये रहा। अब ये बिल्कुल सही सही सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए। फटक से सॉल्व करेंगे अभी आप। इसका समय आपका शुरू हो जाता है। रीड कीजिए और सॉल्व कीजिए। शायद सब लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। गोकर्णी जी 12,000 एक्चुअल लाइबिलिटी। हर्षिल मौर्य 12,000 लाइबिलिटी कह रहे हैं। चलो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ए लिमिटेड issues 40,000 shares of face value 10 at 10% premium। ये ऐसा केस है जहां पे इशू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट हुआ है। शेयर्स का इशू जो हुआ है वो कैसे हुआ है? कहां गया क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 था ना। क्वेश्चन यहाँ पे शेयर्स का जो इशू हुआ है वो प्रीमियम पे हुआ है। ठीक है, खुल जा सेंसिल। ओके, शेयर्स का जो इशू हुआ है ना वो प्रीमियम पे हुआ है। ए लिमिटेड इशूज 40,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 एट 10% प्रीमियम। ठीक है, यानी इशू प्राइस कितनी है? 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में इशू हुआ है। प्रीमियम इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। तो 10 रुपया फेस वैल्यू है, तो 10 रुपये इंटू 10% करो। 10 इंटू 10% करेंगे तो 1 रुपये मिल जाएगा, वो प्रीमियम का अमाउंट है। तो फेस वैल्यू 10 रुपया
प्लस प्रीमियम 1 रुपया, ऐसे कुल मिला के 11 रुपए में शेयर इशू है। मिस्टर ए इज अपॉइंटेड एज अंडरराइटर विद कंप्लीट लाइबिलिटी एंड 5% कमीशन। लाइबिलिटी भाई सबकी कंप्लीट है, यानी 100% लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन है, 5% कमीशन है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर 28,000 शेयर्स। कैलकुलेट लाइबिलिटी एंड कमीशन। लाइबिलिटी और कमीशन का कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। सो शायद आप लोगों ने ये कैलकुलेशन कर दिया होगा, ऐसे हम समझते हैं, और तुरंत इसका आंसर भी सॉल्व कर देते हैं। कंप्यूटर महोदय स्क्रीन के सामने आ जाइएगा, हमें भी लेके आइए। ओके, हम आ गए। तो कई लोगों ने आंसर दिया है यहाँ पे। कमीशन की अमाउंट 22,000 रुपया बता दी है, और लाइबिलिटी की अमाउंट जो है 12,000 रुपया बता दी है, ठीक है। चलो सो देखते हैं आप लोगों ने जो अमाउंट बताई है वो सही है या फिर नहीं है। कंप्यूटर महोदय सारी चीजों को साफ किया जाए, सारी चीजों को साफ किया जाए कंप्यूटर महोदय। वेरी गुड, हमारे लिए पूरा फॉर्मेट क्लीन। चलो अब, चलो कंप्यूटर महोदय ने सब साफ कर दिया है, सब कुछ साफ हो गया होगा, तब शुरुआत करते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी, अगर हम ग्रॉस लायबिलिटी बात करें, ग्रॉस लायबिलिटी की बात करें तो ग्रॉस लायबिलिटी कितने शेयर्स की थी? पहले तो परसेंटेज में ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी? परसेंटेज में ग्रॉस लायबिलिटी जो थी वो थी 100%। ग्रॉस लायबिलिटी 100%। ओके, स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ग्रॉस लायबिलिटी 100%। ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में अगर हम बात करें तो ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में कितना था? कितने शेयर्स इशू किए थे कंपनी ने? हाँ, कितना? 40,000 शेयर्स इशू किया था, तो 40,000 शेयर्स इंटू 100%। ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में 40,000 शेयर्स की थी। क्रेडिट फॉर पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे हैं? 28,000। 28,000 शेयर्स के 100% क्रेडिट मिलेगा, 28,000 शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा। तो एक्चुअल लायबिलिटी शेयर्स में आएंगे 12,000 शेयर्स की लायबिलिटी। उसके बाद कमीशन, कमीशन कितना आएगा? कमीशन के लिए सीरियल नंबर 2, ग्रॉस लायबिलिटी इन शेयर्स 40,000 शेयर्स इंटू इशू प्राइस 11 रुपीज इंटू रेट ऑफ कमीशन 5%, बराबर। ओके, सो कमीशन की अमाउंट आती है 22,000। ओके, तो जिन लोगों ने 12,000 और 22,000 आंसर दिया है उनका आंसर सही है। ओके, अब शेयर्स इशूड और सब्सक्राइब की अगर हम बात करें तो कितने शेयर्स इशू हुए थे और कितने सब्सक्राइब हुए? तो इशू हुए थे मित्रों 40,000 शेयर्स। सब्सक्राइब कितने हुए? कंप्लीट अंडरराइटिंग वाला केस है, तो पब्लिक हैज सब्सक्राइब फॉर 28,000 शेयर्स, अंडरराइटर हैज सब्सक्राइब फॉर 12,000 शेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब फॉर इज 40,000 शेयर्स। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। चलो, सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज टू मेड, ठीक है। सबको समझ में आ गया है, सबके आंसर्स भी सही है, ठीक है। सो यहां तक का डिस्कशन सबको समझा है, हाउ टू कैलकुलेट लायबिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ओके, फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है, वेरी गुड। आकांक्षा जी बिल्कुल सही जवाब दिया है, द शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब। अब मित्रों वही कल के लिए एक होमवर्क दिया जाता है आपके, आपका पहला होमवर्क है ये, ठीक है। आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फोटो निकाल सकते हो इसका, ठीक है, जो आपके लिए सही है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, उसके बाद चाहिए तो फोटो निकाल दीजिए। ये देखो कर दिया मैंने क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा बड़ा, तो ये क्वेश्चन का फोटो ले सकते हैं हम, इसका फोटो ले लीजिए, और ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। सो आज के सत्र की यहीं पे होगी समाप्ति, लेकिन समाप्ति करने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे पूछेंगे कि क्या किसी को कोई डाउट है, क्या किसी को डाउट है, या आज का सेक्शन पूरा समझ में आ गया है? आज जितना भी पढ़ा है क्या सभी को समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया होगा तो कृपया अपने आपको कष्ट दीजिएगा और वहां पे यस टाइप कर दीजिएगा, समझ में आया होगा। तो कल के सत्र में आगे का डिस्कशन होगा, और एक अनाउंसमेंट थी, छोटी सी अनाउंसमेंट थी। अनाउंसमेंट ऐसी थी कि कल टुमारो विल बी द लास्ट डे फॉर यूट्यूब लाइव, कल यूट्यूब लाइव का आखिरी दिन होगा, तो देवी और सज्जनों कृपया अपने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लीजिए, ठीक है। अपने अपने सॉफ्टवेयर टीम के साथ
टेक्निकल टीम में 8888138555 इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा प्रांजलि मैडम से, और प्रांजलि मैडम से आप सारे के सारे सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले लीजिएगा। ओके सर, वो प्रीमियम वाले पॉइंट एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे बेटा। ठीक है, देखो प्रीमियम वाला पॉइंट, जैसे कि यहां पे क्वेश्चन में बताया था आपको कि कंपनी हैज इशूड शेयर्स, कितने शेयर्स, हाँ, कंपनी हैज इशूड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन 10 रुपया नहीं लिए आपसे, बल्कि 10 रुपए के साथ 1 रुपया एडिशनल प्रीमियम लिया है। 10 रुपए के साथ 10% प्रीमियम लिया है, तो 10% ऑफ ₹10 निकालिए, 10 रुपए के 10% प्रीमियम आएगा 1 रुपया, तो आपसे कुल मिला के 11 रुपया लिए हैं। इसके बदले कैलकुलेटर पे मैं आपको एक और एक शॉर्टकट बताता हूं, इशू प्राइस ढूंढने का शॉर्टकट, बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं। देखो कैलकुलेटर पे फेस वैल्यू 10 रुपीज टाइप करने की, उसके बाद प्लस का बटन दबाने का, उसके बाद 10 और परसेंट का बटन दबाइए डायरेक्टली। 10 प्लस 10%, यानी जितना परसेंट प्रीमियम है ना, ठीक है, वो डायरेक्ट परसेंटेज दबाने का, ज्यादा टेंशन ही लेने का। बहुत लोग क्या करते हैं, इंटू 10% करते 1 रुपया आता है, उसके बाद 10 + 1 करते 11 रुपया, ऐसे नहीं करेगा। 10 + 10 और परसेंट का बटन दबाओ, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जो शॉर्टकट्स हम बताते जाएंगे, कई सारे शॉर्टकट्स है कैलकुलेटर पे। ये छोटी सी मशीन है, 10 12 15 बटन वाली मशीन है, लेकिन इसमें बहुत अजीब व गरीब किस्म के मैकेनिज्म फिट किए हैं। ठीक है, एक एक मैकेनिज्म हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, चिंता ना करें, विना मूल्य मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपको सारे टेक्निक्स अच्छे लगते हैं तो आपको बताया है मैंने, बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, जैसे लेक्चर खत्म होता है, दुकान में जाने का, एनवलप खरीदने का, और वो डेयरी वाला मिल्क जिसका नाम सिल्क होता है वो खरीदने का और कुरियर कर देने का। ठीक है, सो लेट अस मीट टुमारो। आज के लेक्चर की वही यहीं पे होती है समाप्ति। हैव ए नाइस डे। अब इसके बाद SLCM का लेक्चर होगा, यस 2 बजे बराबर शुरू हो जाएगा।